इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के सवाल करेंगे हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 विद दोज इन ग्रुप 2। और अगर एंट्रीज की बात करो तो तुम्हें जे चैन दिखाई दे रही है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, आर्टेमिस और सरपिन। इनमें से हो सकता है कि दो नाम तुमने सुन रखे हो और दो नाम ना सुन रखे हो सकता है कोई भी नाम ना सुन रखा हो। जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी में हैवी चैन और लाइट चैन की स्टोरी आती है। और साथ में जब हम लोग कभी आईजीएम या फिर आईजीए की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि एंटीबॉडी को आपस में जोड़ने के लिए एक और चैन होती है अलग से, जिसे हम लोग जे चैन कहते हैं। सिमिलरली जब हम लोग एमएससी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो क्लास 2 एमएससी में तो दो पेप्टाइड्स हैं, अल्फा एंड बीटा। लेकिन क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल एक ही पेप्टाइड का है, लेकिन साथ में एक अलग से पेप्टाइड और भी होती है जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है, जिसका नाम था बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो यहीं से लिंक हमारे पास अवेलेबल है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कंपोनेंट है एमएससी 1 का। तो आर का 2 हमें देखना है जो कि दो ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। और जे चैन ये मिलने वाली है मुझे मल्टीमराइजेशन ऑफ आईजीए और आईजीएम के लिए, मतलब पी का 6। तो पी का 6 भी दोनों के अंदर अवेलेबल है। तब जिन पे हमें डाउट था कि भाई हमें पता है या नहीं पता, उन्हीं पे आके बातें लग गई हमारी। आर्टेमिस आर्टेमिस एक इंपॉर्टेंट मेंबर है उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो कि एंटीबॉडी की जीन रीअरेंजमेंट में हेल्प करता है, जिसे हम लोग कई बार VDJ रिकम्बिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, मतलब S का 1। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है लास्ट, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि सरपिन जो है, सरपिन आपका C1 कम्प्लीमेंट का इनहिबिटर है, ताकि वो कम्प्लीमेंट काम ना कर सके। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि जब हम एंटीबॉडी की जीन्स की बात करते हैं तो एंटीबॉडी की जो जीनोम के अंदर जीन अवेलेबल है उसमें बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारे जे, बहुत सारे कांस्टेंट रीजन होते हैं। अगर हम हैवी चैन की बात कर रहे हैं तो उसमें डी रीजन्स भी होते हैं, वी, डी, जे एंड सी रीजन्स। और अगर मैं लाइट चैन की बात करता हूँ कप्पा या लैम्डा की, तो वहाँ पे केवल वी, जे और सी हैं डीएनए के लेवल पर। लेकिन डीएनए के लेवल पर ही उनमें रिकम्बिनेशन होता है, जिसे हम डीएनए रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इस रिकम्बिनेशन में कोई सा एक वेरिएबल किसी एक डी के साथ आएगा जो बाद में किसी और जे से मिलेगा, मतलब वी डी जे की या फिर वी जे की जॉइनिंग होती है। देन उससे मैसेंजर आरएनए बनता है। जिस टाइम मैसेंजर आरएनए बनेगा उस टाइम वी डी जे ज्वाइन कर चुके होते हैं डीएनए के लेवल पर। तो इससे बनने वाला जो आरएनए है उसके अंदर इंट्रॉन्स हैं, एक्सॉन्स हैं, और एक्सॉन्स के रूप में सी के कई सारे पार्ट हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स निकल जाते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइप के कांस्टेंट रह जाते हैं, और उसी की बेस पर डिपेंड करता है कि हमारा एंटीबॉडी क्या बनने वाला है। वी डी जे की या वी जे की ज्वाइनिंग डीएनए के लेवल पर होती है, और इस कॉम्प्लेक्स के साथ में जे सी का जुड़ जाना ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद की कहानी है। जब वी और डी या फिर वी डी जे या फिर वी एंड जे जब जुड़ते हैं आपस में तो उसमें रिकम्बिनेशन प्रोसेस काम आती है, जिसके लिए रैग डिपेंडेंट फेज है। शुरुआत में रैग नाम के एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं जो काम करते हैं, और दूसरा है NHAJ फेसेस, जिसे आप बोलते हो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग वाली कहानी। ये जब हम लोग एंटीबॉडी की जीन के एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं उस टाइम इन बातों को करते हैं, और ये वो कारण भी है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज में डाइवर्सिटी क्रिएट होती है कि कोई सा भी वेरिएबल किसी भी जे से जुड़ सकता है। इसी में हेयर पिन को ओपन करने वाला एंजाइम था आर्टेमिस। इसके अलावा लाइगेज एंजाइम भी होते हैं, और रैग एंजाइम है, रैग 1 रैग 2, जो कि अपने आप में रिकम्बिनेज एंजाइम है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि हैवी चैन के अंदर वी डी जे मल्टीपल्स हैं। कोई सा भी वेरिएबल एक किसी भी एक डी से जुड़ेगा और वो कॉम्बिनेशन किसी भी एक जे से जुड़ेगा, तो उसके बेस पर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और इस वी डी जे रिकम्बिनेशन कहानी के अंदर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कंटेंट इन द कॉलम 1, एंड ये हो गया आपका। तो इसमें कंप्लीमेंट 1 सेलेक्टिन मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स और टी हेल्पर सेल। एक बार फिर ये एमोलॉजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी एमोलॉजी के कई सारी जगह से इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अब इसमें से सबसे आसान चीज़ों में से जो बात होंगी इनमें से एक है मैक। हम चाहे कोई भी तरह का कंप्लीमेंट एक्टिवेशन देखें, अंत में कहानी मैक पे पहुंचती है, चाहे क्लासिकल पाथवे हो, चाहे अल्टरनेट पाथवे हो, चाहे
MBL वाली पाथवे हो, लास्ट में C5B बनता है। जब C5 को काट करके एक्टिवेट किया जाता है तो एक्टिवेट होने के बाद में C5A और C5B बनते हैं, जिसमें C5B बड़ा वाला है, और यही C5B बाद में C9 के साथ मिलकर के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। तो R का तो 2 है। अब R का 2 हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, L सेलेक्टेंस। अब अगर ये सेलेक्टेंस आपको हल्के फुल्के भी याद हो, थोड़े बहुत भी, तो शायद आपको याद आएगा कि इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं सेल इंटरेक्शन में थी, जब हम लोगों ने सेल्स को क्रॉल करते हुए देखा था, और इनको किसी से बाइंड करने के लिए कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर चाहिए। हालांकि एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये याद होगा CD34, लेकिन कंप्लीमेंट 1Q, कंप्लीमेंट 1Q की स्टोरी जिसमें कंप्लीमेंट 1 को एक्टिवेट होना है, तो कंप्लीमेंट 1 केवल क्लासिकल पाथवे में एक्टिवेट होता है, और क्लासिकल पाथवे में उसको एक्टिवेट करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और हमने पढ़ा था कि वहाँ FC पार्ट ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करके ये कंप्लीमेंट एक्टिवेट होते हैं, वो IgG हो सकता है या IgM। तो P का थर्ड हमारे पास इन दो ऑप्शनों में से एक के अंदर है, Q का एक, और लास्ट बचा आपका T हेल्पर सेल। तो T हेल्पर सेल के बारे में हमेशा याद रखना कि जब वो B सेल से इंटरेक्ट करता है तो CD40 लाइगेंड का इंटरेक्शन है, जब तक वो इंटरेक्शन नहीं होगा कभी काम नहीं करते ढंग से। जैसे ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है, ल्यूकोसाइट पर जो L सेलेक्टेंस हैं वो बाइंड करते हैं ग्लाइकैम के साथ में या CD34 के साथ में या फिर मेडकैम के साथ में। ये सब इनके रिसेप्टर्स हैं एंडोथेलियल सेल्स पर। ये जब WBC क्रॉलिंग है उस टाइम के इंटरेक्शंस की स्टोरी है। जब हम लोग C1 एक्टिवेशन की बात करते हैं तो कंप्लीमेंट 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी पेप्टाइड्स, लेकिन ये एंटीबॉडी के FC पार्ट से बाइंड करके ही एक्टिवेट होती हैं। ये एंटीबॉडी हो सकता है IgG हो या हो सकता है IgM हो, और जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये C3 कन्वर्टेज बनाती हैं। अगर ये एंटीबॉडीज़ की हेल्प से शुरुआत हुई थी तो इसे हम क्लासिकल पाथवे कहते हैं, और अगर ये कहानी की शुरुआत हुई है डायरेक्ट C3 से तो इसे हम अल्टरनेट पाथवे भी कहते हैं। खैर, जब भी कभी C3 एक्टिवेट होता है तो वो जाके बाइंड करता है C5 के साथ में, और जिसमें से C5B अल्टीमेटली ये है जो C6, 7, 8 और 9 की मल्टीपल कॉपीज के साथ मिलकर के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है जो सेल में जाके बाइंड करेगा। वहां एक क्वेश्चन और भी था, विच वन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ माइलोमा सेल्स इज यूज्ड इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी टू जनरेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। माइलोमा सेल्स में हम लोगों ने ये देखा था कि उनका अपना एक फिनोटाइप है। तुम्हें याद होगा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में दो तरह की सेल का फ्यूज करते हैं, एक है नॉर्मल बी सेल, वो बी सेल जो हमने स्प्लीन से निकाली है सॉरी, जिसमें कोई पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी है। वो सेल्स थी TK पॉजिटिव, HGPRT पॉजिटिव, और साथ में ये थी मोर्टल। इसके अलावा ये IG पॉजिटिव भी थी, एंटीबॉडी बनाती थी जो स्प्लिनोसाइट्स थी। लेकिन जो हमने कैंसरस सेल ली थी उस कैंसरस सेल के अंदर TK नाम का एंजाइम इनएक्टिव था, HGPRT नाम का एंजाइम इनएक्टिव था, और ये इमोर्टल थी, और इनमें एंटीबॉडी भी नहीं बनता था। माइलोमा सेल्स की एबिलिटी ये थी कि ये कैंसरस थी, लेकिन ये डी नोवो पाथवे को शो नहीं कर सकती मीडियम में। अगर मीडियम में डी नोवो पाथवे के इनहिबिटर्स पड़े हुए हैं और साल्वेज पाथवे इनकी खराब है, तो यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस्तेमाल की थी। इनमें थायमिडाइलेट सिंथेज की कहानी थी, हमें TK काइनेज चाहिए था। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ओवर एक्सप्रेशन नहीं, हमें इसका एक्सप्रेशन ही नहीं करना, ये HGPRT नेगेटिव था। सिमिलरली आइनोसिटोल 5 मोनोफॉस्फेट साइक्लोहाइड्रोलिस, इसकी भी कहानी नहीं थी। इंपॉर्टेंट था लैक ऑफ हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम मिसिंग था, जिसे हम बोल सकते हैं HGPRT नेगेटिव। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो थी इसकी, उसमें आपने देख लिया कि वो उनके अलावा इसमें TK भी नेगेटिव था, इमोर्टल होते हैं, और एंटीबॉडी बनाने की भी एबिलिटी नहीं होती। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से सेलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जब हम टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए, टाइप सेकंड के अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको,
पहली बात तो जितनी भी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हैं उन्हें हम लोग कम से कम 4 तरीके से बांट सकते हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव वो है जिसे आप बोलते हो इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी। इधर एंटीजन आया, इधर रिस्पॉन्स हो गया, जैसे हमें धूल चढ़ी तो एकदम से छींकें आने शुरू हो गई। और ऐसे केसेस में आईजीई इन्वॉल्व होते हैं। आईजीई पहले से ही मास्टर सेल पर बैठे हुए थे, जैसे ही एलर्जन आया इमीडिएटली डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जितने भी हमें सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस हैं या लोकलाइज्ड एनाफाइलैक्सिस, हे फीवर, अस्थमा, हाइव्स, फूड एलर्जी, एक्जिमा, ये सब इसी एग्जाम्पल थे। लेकिन टाइप सेकंड में हमेशा कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स। इस इम्यून कॉम्प्लेक्स में एंटीबॉडी बाइंड करेंगे एंटीजन के साथ में, और इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को पहचान करके एडीसीसी या फिर कंप्लीमेंट एक्टिवेट होंगे। और आमतौर पे चाहे वो एडीसीसी की बात करो चाहे कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की, तो जहां आईजीजी रिस्पॉन्सिबल है तो वहां आईजीएम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबॉडी डायरेक्ट करेंगे सेल सरफेस के अगेंस्ट। अगर एडीसीसी हुआ या फिर कंप्लीमेंटेशन हुआ तो जिस सेल के ऊपर एंटीबॉडी चिपके हुए हैं वो सेल मारी जाएंगी। और इसीलिए इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सारी इसी में आती हैं। ये रिएक्शन होने में टाइम लगता है, कुछ घंटे लग सकते हैं इसके अंदर। फिर टाइप 3 जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन चिपक करके कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स को, और आमतौर पे किसी एक जगह जाकर के अटक जाते हैं और किसी एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इन्फ्लेमेशन रिएक्शन शुरू होती है। आर्थस रिएक्शंस, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, ग्लैमरोनेफ्रोपैथी, रेमेटॉइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस, जो लोकलाइज्ड बीमारियां हैं ज़्यादातर, वो सब इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ भी टाइम लगता है क्योंकि पहले एंटीबॉडी बनेंगे, एंटीजन से बाइंड करेंगे, फिर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किसी टिश्यू में उलझेंगे और तब उनको देख करके न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगी। सबसे डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, जिसमें कुछ खास तरह की टी सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग TDTH कहते हैं। असल में ये ऐसी टी सेल्स हैं जिन्होंने एंटीजन को पहचान करके उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट कर लिया है। वक्त के साथ साथ इनका नंबर बढ़ता है। ये वक्त कितना बड़ा हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है साल भर लग जाए। बट जब भी होगा ये टी सेल्स साइटोकाइन छोड़ेंगी, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगी और आसपास के टिश्यू को डैमेज कराएंगी। खास तौर से कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ट्यूबरकुलर लेसन्स और ग्राफ्ट रिजेक्शंस, इन सब में इन्हीं की स्टोरी आती है जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो जो हमारा वाला केस था वो था टाइप सेकंड का, और टाइप सेकंड के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस है आईजीजी की और दूसरी प्रेफरेंस है आईजीएम की। आपके पास भी क्वेश्चन में ई दे रखा है, एम दे रखा है, ए दे रखा है, टी सेल दे रखा है। तो टी सेल वाली तो तुम्हारी टाइप 4 है, ई वाली तुम्हारी टाइप 1 है और एम वाली है टाइप सेकंड। बाद में इससे आप देखोगे तो टाइप 3 भी हो सकती है। आईजीए से हाइपर सेंसिटिविटी कहानियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, बैच कल्चर है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का, द मैक्सिमम पेनिसिलिन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द। अब यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक ऐसी कॉन्सेप्ट जिस पर कहीं ना कहीं आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। क्वेश्चन ये है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम की अपनी खुद की लाइफ के लिए पेनिसिलिन की सिंथेसिस का रोल क्या है? सर एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब अगर पेनिसिलिन ना भी बने तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेटाबोलाइट्स किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के, टीसीए पाथवे के, या अमीनो एसिड सिंथेसिस पाथवे के, या लिपिड सिंथेसिस के, जो नॉर्मली चाहिए होते हैं, इन पाथवे के इंटरमीडिएट्स या मेटाबोलाइट्स को हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जब जब सेल ग्रो करेगी इनको वो चाहिएंगे। लेकिन जब कभी सेल के पास ग्रोथ करने का एनवायरनमेंट ना हो लेकिन मेटाबॉलिक एनर्जी है, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स भी हैं, तब खाली बैठे क्या करें, वो उनको किसी दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं। ऐसी पाथवे में जो कई बार तो स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं और कोई करता ही नहीं, एक ही स्पीशीज ये काम कर रही है। ये बनने वाले केमिकल्स हो सकता है उसे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड कराएं, बट उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन याद रखो, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे तब जब सेल के पास डिवाइड करने का एनवायरनमेंट ना हो लेकिन उसके पास मेटाबोलाइट्स एनर्जी इकट्ठी हो चुकी हो।
और ऐसी कंडीशन सेल ग्रोथ कर्व के हिसाब से अगर आप बात करो तो लैग फेज में सेल डिवाइड नहीं करती, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट भी नहीं किया। इनके पास न्यूट्रिशन भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, मेटाबोलाइट भी नहीं है। फिर आता है लॉग फेज, जब ये बढ़ती हैं, नंबर में बढ़ी, साइज में बढ़ी, खूब सारा इन्होंने एनर्जी इकट्ठा भी किया। फिर बाद में आया स्टेशनरी फेज, सेल के नंबर बढ़ चुके हैं, साइज बढ़ चुके हैं, मेटाबोलाइट इकट्ठे हो चुके हैं, बट अब एनवायरमेंट अल्टर हो चुका है, अब ये उस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकती। तो ये वो फेज है जब वो इस तरह के मेटाबोलाइट्स बनाना चाहेंगी। आमतौर पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके हमेशा लॉग फेज में बनेंगे और स्टेशनरी फेज के अंदर आपके बनेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो स्टेशनरी फेज है जहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनने वाले होते हैं। लैग फेज में कुछ नहीं बनने का। एक्सपोनेंशियल फेज में आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट और प्लस बाद में बायोमास। डेथ फेज में आमतौर पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट होते हैं जो बने हुए हैं बाहर निकल आते हैं, लेकिन बायोमास जो है वो बुरे लेवल पर डिक्रीज होता है, कुछ बनता नहीं है क्योंकि वहाँ सेल का नंबर कम होना शुरू हो गया है। तो स्टेशनरी फेज है जहां पर कभी भी हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर जनरली रेजिस्टेंस टू कंप्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। अब मुझे बताओ कंप्लीमेंट किसी सेल को कैसे मारते हैं? कंप्लीमेंट का मोड ऑफ से एक्शन मैक बना के, मैक मेम्ब्रेन अटैक मैट फॉर्मेशन। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना करके। हालांकि कंप्लीमेंट के कई तरीके हैं मारने के। कंप्लीमेंट ऑप्सोनाइजेशन करवा सकते हैं, कंप्लीमेंट एडीसीसी भी करवा सकते हैं एंटीबॉडी के साथ मिलकर के, और कंप्लीमेंट खुद मार सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस, तो इस वर्ड का मतलब होता है कि कंप्लीमेंट ने मैक बनाया। अब मैक बनाने के लिए मैक है क्या? मैक तो एक चैनल ही है ना, एक पाइप है मल्टीपल प्रोटीन्स का बना हुआ। तो ये पाइप की जो चौड़ाई है या गहराई है ये लिमिटेड है। अब अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाइप लगाऊं तो यहाँ बाहर वाली मेम्ब्रेन अवेलेबल है, ये पाइप बाहर वाली मेम्ब्रेन में घुस जाएगा और चीज़ें यहाँ से बाहर आई और यहाँ से बाहर निकल गई, परमेबिलिटी को बढ़ा देंगी। लेकिन जब मैं पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करूँ तो यहाँ ये लेयर अच्छी खासी मोटी होती है, तो अगर मैक कॉम्प्लेक्स बने भी तो ये उसको पूरे को आर पार नहीं कर पाते, और इसलिए यहाँ पर ये इनइफेक्टिव है। कंप्लीमेंट ज़्यादा अच्छा असर दिखाते हैं ग्राम नेगेटिव सेल पे एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के बाहर मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है जहाँ पर मैक की असेंबली मुश्किल हो जाती है। थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रिवेंट इंसर्शन ऑफ मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स इनटू द इनर मेम्ब्रेन, ये इसका आंसर भी था। ग्राम पॉजिटिव इंपोर्ट द मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्टिवेटेड, ये लाइन बोल रही है कि ग्राम पॉजिटिव फटाक से मैक को अंदर खींच लेते हैं और उसे इनएक्टिवेट कर देते हैं, ये बात नहीं है, वो अंदर तक पहुंच नहीं पाता। मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स इज डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसिस प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऐसा भी नहीं है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन नॉट एक्टिवेट द कंप्लीमेंट पाथवे, पॉइंट ये नहीं है, एक्टिवेट हो सकते हैं लेकिन मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो पूरा गहराई तक नहीं जा पा रहा। तो टाइप सेकंड का ये एक और स्लाइड है जो टाइप सेकंड में काम हो सकता है। ऑप्सोनाइजेशन ऑफ द सेल बाय एंटीबॉडीज एंड कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स, इंजेक्शन ऑफ ऑप्सोनाइज सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, और साथ में एडीसीसी। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन ये एडीसीसी की वजह से है। एंटीबॉडी बाइंड टू एफसी रिसेप्टर्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड बाय कंप्लीमेंट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, तो यहाँ ज़्यादातर आईजीएम और आईजीजी इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रायर एक्सपोजर्स ऑफ प्लांट टू पैथोजन इज नोन टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्यूचर पैथोजन अटैक। हमने देखा है कि अगर किसी प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये वायरस या पैथोजन दोबारा आता है तो इस पे प्लांट पे इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। प्लांट ने कुछ ऐसे केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए हैं जो उसकी प्रोसेस को रोक देंगे। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स वर्ड हम ह्यूमन इम्यूनोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी दोनों जगह पर है, बट इन्नेट इम्यूनिटी में आप जानते हो कि कहीं पर कोई प्रोटेक्शन क्रिएट नहीं होता, मेमोरी नहीं है इन्नेट के अंदर। एंटीबॉडी वाली कहानी प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरों ने तमाशे कर रखे हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर उन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी या तो रैबिट के हैं या ह्यूमन के हैं, प्लांट के खुद के नहीं हैं। उन एंटीबॉडीज़ को प्लांटीबॉडी कहते हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। प्लांट में नेचुरली एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, तो ये सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। प्लांट के अंदर ये एबिलिटी कि वो किसी एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 है,
Reaction between antibody and antigen that are directed by precipitation formation in agar gel are referred to as। ये जेल जो वर्ड आया है, इस जेल ने सारा खेल अलग कर दिया। जब कभी किसी एंटीजेंस के साथ एंटीबॉडी चिपक जाए और ऐसे चिपके कि वो क्रॉस लिंकिंग कर रहे हो, तो बेशक ये हमारी आंखों को विजिबल नहीं होंगे। जब हम कभी किसी जेल में किसी एक जगह गड्ढा कर लें और मान लीजिए वहां हमने एंटीबॉडी डाल रखे हैं, एंटीजन, और बाहर के पूरे मीडियम में एंटीबॉडी पड़े हुए हैं, तो ये एंटीजन जब डिस्पर्स करेंगे चारों तरफ तो ये एंटीबॉडी से चिपकेंगे तो क्लस्टर बनाएंगे अगर एंटीबॉडी इन एंटीजन से बाइंड करने वाला है। और जहां जहां क्लस्टर ज़्यादा बनेंगे वहां वहां विजिबल एक मुझे लाइन दिखाई देगी इस प्रेसिपिटेशन की, जिसे हम प्रेसिपिटिन लाइन भी कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर के बढ़ रहे हैं जेल के अंदर, इसलिए इस मेथड को हम लोग इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे कहते हैं। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे में हम डिफ्यूज नहीं कराएंगे, हम लिक्विड मीडियम में काम कर रहे हैं। इम्यूनो एग्रीगेशन ऐसे के अंदर भी हम लोग लिक्विड मीडियम में काम करते हैं और बड़े एग्रीगेट्स तैयार करते हैं, एग्लूटिनेशन की स्टोरी है। और इम्यूनो फिक्सेशन में आमतौर पर हम कंप्लीमेंट फिक्स कर रहे होते हैं या उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो जब भी कभी जेल में डिफ्यूज कराओगे आप तो इसे इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे कहोगे। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रोथ मीडियम ऑफ मैमेलियन सेल्स कंटेन सीरम। मैमल्स की सेल को ग्रो करने के लिए सीरम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमने ये पाया कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सिंपल सा मीडियम काफ़ी होता है, ब्रेड भी दे दो केवल, फंजाई को भी सिंपल चाहिए। प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको बहुत तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जैसे कि मुराकी स्कूप करके एक MS मीडियम करके एक बनाया गया था, मुराकी और स्कूप नाम के साइंटिस्ट ने, जिसमें तमाम सोल्ट दिए जाते हैं और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी देते हैं हम लोग, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक एप्रोप्रिएट रेशियो में, तब जाके प्लांट की सेल ग्रो करती हैं। लेकिन एनिमल का सिस्टम और कॉम्प्लेक्स है। एनिमल को अगर मैं तमाम तरह के न्यूट्रिशन दे भी दूं तब भी सेल डिवाइड नहीं करती। सेल को डिवाइड करने के लिए मुझे माइटोजन चाहिए होते हैं या फिर ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो सेल में ऐसी पाथवे इनिशिएट कर दें जिससे सेल साइकिल ऑन हो जाए। हमने इनको ढंग से कैरेक्टराइज भी नहीं किया अभी तक। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने सब आइडेंटिफाई कर लियो, बट वक्त के साथ साथ हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। बट ये एनिमल टिश्यू कल्चर हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और क्योंकि ये सीरम में पाया गया कि सीरम के अंदर शायद ये फैक्टर्स हैं कि सीरम डालने पर ये सेल डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, तो तब से सीरम एनिमल टिश्यू कल्चर का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमें नहीं पता अभी तक कि सेल को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, बट हमें पता है कि वो सब चीज़ें जो भी चाहिए वो सीरम में अवेलेबल है। तो ऐसे केस में सीरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी पाया कि जो ये फैक्टर्स हैं सेल को डिवाइड करने वाले, ये बाय नेचर प्रोटीन्स हैं। अगर हम सीरम को उबाल दें तो उबालने के बाद में सीरम में ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो सेल को डिवीजन के लिए इनिशिएट कर सके। इसलिए जब भी कभी मुझे सीरम को स्टीराइल करना होता है तो मैं इसे ऑटोक्लेव नहीं कर सकता, और तब मुझे उसे स्टीराइल करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है फिल्टरेशन। और फिल्टरेशन का साइज इतना छोटा होना चाहिए कि जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो पार ना कर सकें। तो असल में ये जो सीरम है वो इतना बढ़िया मीडियम है ग्रोथ के लिए कि थोड़े बहुत भी माइक्रोब हुए तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और अगर आपने इस सीरम का इस्तेमाल किया मीडियम में तो फिर जो सीरम के अंदर माइक्रोब्स है वहाँ बल्ले बल्ले करेंगे। इसलिए फिल्टर स्टरलाइजेशन करना जरूरी है, और ये स्टरलाइजेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसमें मौजूद कोई माइक्रोब्स बचे ना रहें। लार्ज प्रोटीन रिमूव करने के लिए नहीं, कोलेजन रिमूव करने के लिए नहीं, फॉर्मिंग एजेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें रिमूव करने हैं माइक्रोप्लाज्मा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह के जो कंटेमिनेशन करते हो। अदरवाइज हमारी सेल नहीं ग्रो करेंगी, बल्कि ये माइक्रोब्स वहाँ ग्रो करेंगे और जिन सेल्स को हम ग्रो करना चाहते हैं उसे भी मार डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलेरा टॉक्सिन इंक्रीज साइक्लिक एमपी लेवल बाय। विब्रियो कॉलेरा ये A-B कैटेगरी का टॉक्सिन क्रिएट करता है। ये टॉक्सिन गैंग्लियोसाइड्स की हेल्प से अंदर आता है। अंदर आने के बाद में A पार्ट बाइंड करेगा G प्रोटीन के साथ में, और G प्रोटीन को एक्टिवेट करके अल्टीमेटली वो काम तो उसे करना होता है एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराने के लिए ADP राइबोसाइलेशन के द्वारा। एडिनाइल साइक्लेज परमानेंट एक्टिव हो जाता है, साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़ते हैं, प्रोटीन काइनेज A के लेवल एक्टिवेट होंगे और वो चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो क्लोरीन को, सोडियम को, पानी को स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल से बाहर छोड़ना शुरू कर दें, और इसी की वजह से अल्टीमेटली दस्त शुरू होता है। तो यहाँ जो स्टोरी थी ये मॉडिफाई करता है GS प्रोटीन को।
जी प्रोटीन एस उसे कहते हैं जिसमें जी अल्फा की सब यूनिट एडिनाइल साइक्लेज से बाइंड करे और उसे स्टिमुलेट करे काम करने के लिए। कुछ जी प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एडिनाइल से बाइंड करते हैं और उसे काम करने से रोक देते हैं, उन्हें बोलते हैं जी आई या जी इनहिबिटरी। तो इस केस में जी प्रोटीन एक्टिवेट किए गए हैं और वो भी जी एस। क्वेश्चन नंबर 11, माउस के जीनोम में नंबर ऑफ फंक्शनल वी अल्फा, जे अल्फा, वी बीटा, डी बीटा, जे बीटा जीन सेगमेंट्स दे रखे हैं इतने सारे। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर्स आर। तो देखिए सिर्फ अल्फा वालों काउंट कर लो तो जे अल्फा है 79। मुझे डाउट है कि इसमें कहीं गड़बड़ है। हाँ सॉरी, यहाँ पे है ना वी अल्फा 79, जे अल्फा 38। किसी को आइडिया है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये कोई इमेज है दिमाग में इसको लेकर के? अगर नहीं है तो बोलो ताकि मैं टाइम खराब ना करूं, मैं सीधा पॉइंट पर आ जाऊं। Yes, sir. No, sure. ओके, जैसे एंटीबॉडी की जीन है ऐसे ही हमारे जीनोम में टीसीआर की भी जीन होती है। मान लीजिए ये टी सेल रिसेप्टर की अल्फा पेप्टाइड कोड करने वाली जीन है, यहाँ है प्रमोटर, और फिर बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ये है वेरिएबल अल्फा चेन के। फिर उसके बाद बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये हैं जे रीजन अल्फा के, और फिर इसके बाद में सी रीजन अल्फा का। तो डीएनए इससे पहले कि ट्रांसक्राइब करे रिकम्बिनेशन होता है यहाँ भी, और रिकम्बिनेशन होकर के इस जीन को बदला जाता है इस तरीके से कि प्रमोटर के पास में कोई सा एक वी अल्फा, कोई सा एक जे सट जाएं एक दूसरे के बगल में। सी अल्फा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में इससे ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक वेरिएबल एक जे जो आया था उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और आपका जो कांस्टेंट रीजन है अल्फा का उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। बाद में स्प्लाइसिंग होगी, ये हट जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे। लेकिन इनमें से कोई सा भी वेरिएबल किसी भी जे के साथ जुड़ सकता है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जितने वेरिएबल हैं, जितने जे हैं, जितने कांस्टेंट हैं, उनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 79 मल्टीप्लाई बाय 38, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबिलिटी है जो अल्फा चैन में क्रिएट हो सकती है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी समवेयर कितना है 79 मल्टीप्लाई बाय 38, तो लगभग 3002 डिफरेंट टाइप के अल्फा चैन बन सकती हैं एंटीबॉडी की, टीसीआर की। सिमिलरली इस वाले केस में ये है 21, 2 और 11, तो इनके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये है 21 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हैं 462 कॉम्बिनेशन। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मतलब 462 डिफरेंट टाइप की आपकी बीटा चैन बन सकती हैं और 3002 टाइप की डिफरेंट अल्फा चैन। अब अगला सवाल है, जब टीसीआर क्रिएट होता है तो एक अल्फा की चैन एक बीटा की चैन अगल बगल में आती है। अब इनमें से कोई सी भी अल्फा कोई सी बीटा के साथ जुड़ जाए तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर हम लोग 4062 को मल्टीप्लाई कर दें 3002 के साथ तो लगभग 13,86,924 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 1.38 या 39 इंटू 10 की पावर, आपने डेसिमल लगाया 1 के बाद तो 1 2 3 4 5 6 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये तो टीसीआर की कहानी है कि टीसीआर इतने तरह के बन सकते हैं। जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी में भी जो ये जितने जे वेरिएबल कांस्टेंट रीजन्स हैं सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और वहाँ पर यह नंबर 10 की पावर 10 तक जाता है। इसलिए मैं कहता था आपसे कि
10 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज बनाने की एबिलिटी है हमारी केवल 3 जीन्स में। और यहाँ भी देखो ना, यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि ये एक जीन है अल्फा वाली, एक दूसरी जीन है बीटा वाली, तो 2 जीन है, लेकिन उन 2 जीन से 1.38 इंटू 10⁻6 थियोरेटिकल कम्बिनेशन बन सकते हैं। शायद इसी वजह से डाइवर्सिटी इतनी जबरदस्त है हमारे केस में इम्यून सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इन ग्रुप 1 विद इट्स प्रॉपर्टी इन ग्रुप 2। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है IgG का फंक्शन, IgA का फंक्शन, E का, M का, और आप जानते हो कि E पैरासाइट के अगेंस्ट काम करता है। तो तुम्हारे R का 2 एक ही ऑप्शन के अंदर है। तुम्हारा IgG सबसे बड़ी मात्रा में और सबसे स्टेबल एंटीबॉडी है। IgA ये तुम्हारे म्यूकस वगैरह पर होगा, सिक्रेशंस के अंदर। और IgM ये सबसे पहला एंटीबॉडी बनता है एंटीजन के एक्शन के बाद, जब कोई एंटीजन आता है। तो हमें ये इनके फंक्शंस कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीमेंट प्रोटीन इज द इनिशिएटर ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो हमने पीछे देखा था अभी थोड़े पहले, C5b एक बार बन गया तो फिर वो 6, 7, 8 और 9 की बहुत सारी कॉपीज को मिला करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बेस्ड ऑन द हैवी चेन, इनमें से कौन से एंटीबॉडी के पास मल्टीपल सब टाइप है। मतलब जैसे अगर मैं IgE की बात करूं तो IgE में एप्सिलॉन नाम की हैवी चेन पाई जाती है और ये एक ही टाइप की है। तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सब टाइप्स किसके होते हैं। तो गामा के गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4 सब टाइप्स अवेलेबल है। इसलिए हम IgG के सब टाइप्स बोलते हैं, G1, G2, G3, G4। सिमिलरली IgA के भी, जिसमें अल्फा चैन है, इसके भी 2 सब टाइप्स हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। बस IgG और IgA के सब टाइप पाए जाते हैं, बाकी किसी का सब टाइप नहीं मिलते। तो इस केस में हमारे पास था आंसर जी। AB और ब्लड ग्रुप एंटीजन जो ह्यूमन में पाए जाते हैं, ये एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बेस पर। लास्ट एक टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट जो किसी प्रोटीन पर या लिपिड पर लगा हुआ है। तो अगर वो लिपिड पर लगा हुआ होता तो हम उसे बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन पे लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ ग्लाइकोलिपिड तो नहीं है, बट ग्लाइकोप्रोटीन है, जो हमारा आंसर भी है। मेम्ब्रेन के सरफेस पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट्स जो असल में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो किसी लिपिड का पार्ट है या किसी प्रोटीन का पार्ट है। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखा रखा है। एक बार आपके C5 कन्वर्टेज सिस्टम ने C5b बना दिया तो ये 5b 6, 7, 8 को जोड़ेगा और फिर 9 की मल्टीपल कॉपी बुलाएगा, पॉली C9, और ये तैयार है आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा हमने कहा था कि एक तो चाहिए होती है माइलोमा सेल और दूसरी चाहिए होती है हमें माउस के स्प्लिन से निकाली हुई बी सेल, जिन्हें हम लोग स्प्लिनोसाइट भी कहते हैं क्योंकि वो स्प्लिन से निकाली गई हैं। स्प्लिन बड़ी अच्छी जगह है जहां बड़ी मात्रा में बी सेल पाई जाती हैं। थाइमोसाइट से मुझे टी सेल मिल सकती है, हेपेटोसाइट लीवर की सेल्स को कहते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स आपकी बोन्स की सेल्स हैं। स्प्लिनोसाइट्स में बी सेल्स हैं। मैच करना है आपको, तो मास्ट सेल क्या काम करता है, नेचुरल किलर, डेंड्रिटिक सेल और साथ में न्यूट्रोफिल्स। तो मास्ट सेल के काम, मास्ट सेल हमने जाना था कि एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट पाथवे, एक्सप्रेशन ऑफ CD36, कंटेन्स अजूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स, डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथिक इन्फेक्शन में हम लोग मास्ट सेल को देखते हैं। IgE उसके ऊपर चिपके रहते हैं और डीग्रेनुलेशन होकर मार डालती हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया कंटेन्स लॉन्ग मेम्ब्रेन प्रोजेक्शंस। अब देखो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली कोई सेल नहीं है, तो 5वें को तो आप भूल ही जाओ, और अगर किसी ऑप्शन के अंदर 5वां दे भी रखा है कहीं तो उसे भूल जाओ आप। आपको पता है कि P का है 4, तो P का 4 अब केवल एक ही ऑप्शन के अंदर बचा, जिसमें Q का है 2, नेचुरल किलर सेल, ये एक्सप्रेस करती है CD56, और ये भी वो कहानी है जो CD80 वाले के आसपास की हमने बात की थी शुरुआत में एक्टिवेशन में। R3 न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये अजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेडमार्क समझ लो इसका। और डेंड्रिटिक सेल्स, इनके पास लंबे लंबे मेम्ब्रेन के से बाहर निकले हुए हैं सूडोपोड्स, जिससे वो माइक्रो को पकड़ सकते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन के एक या दो ऑप्शन बड़े टफ होते हैं,
जैसे कि इस वाले ऑप्शन में भी अगर हम बात करें तो किलर सेल के पास में CD56 होता है, ये टफ था ऑप्शन। CD किसके पास कौन सा है उतना याद नहीं रहता, दो चार हमें याद है, CD40, CD80, लेकिन बहुत कुछ हम याद नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा सोच करके कि अगर एक ऑप्शन आपको क्लियर नहीं है तो आप बाकी छोड़ दो, ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ कम से कम 2 या 3 ऑप्शन ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जिनका जवाब आपको पता होगा, अगर अक्ल लड़ाओगे तो। जैसे डेंड्रिटिक सेल का फंक्शन अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो ऐसे टाइम पर तुम केवल डेंड्रिटिक सेल को दिमाग में रख करके सब लाइनों को पढ़ोगे, ये सोच करके कि डेंड्रिटिक सेल का ये फंक्शन है या नहीं। यकीन मानो तुम्हें अपने आप क्लिक कर जाएगा कि वहाँ लॉन्ग मेम्ब्रेन प्रोजेक्शन है। ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की कहानी। स्प्लीन से सेल निकाले गए बी सेल्स, माइलोमा सेल्स जो आपके कैंसर सेल्स हैं थाइमस की, और ये तुम्हारी बोन मैरो में पाई जाने वाली। फिर आपने इनको PEG पॉलीथाइल ग्लाइकोल या फिर एप्स्टीन बार वायरस का इस्तेमाल करके इनको फ्यूज़ कराया। फ्यूज़ करा के आपने इन्हें हेड मीडियम में रखा। हेड मीडियम में केवल वो ग्रो करेंगी जो इनके पास TK एंजाइम हो, HGPRD एंजाइम हो, जो अमीनोपेटेरिन को झेल सकते हो। हेड में A अमीनोपेटेरिन था, H हाइपोजैंथीन और T थाइमिडीन। तो इस मीडियम में केवल वो सेल ग्रो कर सकती हैं जो TK पॉजिटिव हो और जो HGPRD पॉजिटिव हो, क्योंकि A की वजह से डी नोवो पाथवे चल सकती है। तो यहाँ केवल हाइब्रिड सेल्स हमें मिल गई और उसमें से हमने एंटीबॉडी सीक्रेट कर लिए, ये एंटीबॉडी निकाल लिए, और ये हर एक जो क्लास एंटीबॉडी की वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एक ही सेल क्लोन से बनाए हुए। क्वेश्चन नंबर 18, मैच करो एंटीबायोटिक्स को। और रिफाम्सिन यहाँ भी रखा हुआ है, और रिफाम्सिन इंटरफेयर करता है आपके RNA पॉलीमरेज के साथ में। तो Q का 4 है। हमेशा जिसके बारे में आपको सबसे पहला ज्ञान है आप उसको ध्यान रखो और बाकी को गायब करना शुरू करो। फिर आप देखो जी, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, क्विनोल। क्विनोल जो है वो DNA के साथ में गड़बड़ करेगा। तो DNA कितने ऑप्शंस में, या केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है DNA, S का 2। तो यहाँ आपके पास S का 2 आते ही अब आपको ये पता है कि ये दोनों भी जगह फिट है। देन Q4 भी दोनों जगह था। टेट्रासाइक्लिन आपको याद होगा, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। तो अब यहाँ आकर डिस्टिंग्विश हो गया कि कौन सा ऑप्शन है। रही जाएगा सर आपकी, क्या हुआ, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? टेट्रासाइक्लिन ये सर टेट्रासाइक्लिन 30S। 30S, हाँ सॉरी, मेरा ही दिमाग गड़बड़ हो रहा है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड कर रहा है। तो और क्लोरामफेनिकोल किससे बाइंड करता है? ये बाइंड करता है 50S से। 50S। वही कंफ्यूजन रहता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक आंसर निकल आया। लेकिन देखो, नोटिस करने वाली बात ये भी है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के, जिस वजह से खास तौर से ट्रांसलेशन के एनिमेटर बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 19, 3 डिस्टिंक्ट एजेंट हैं X, Y और Z वर यूज टू रेज एंटीबॉडी। एंटीजन Z को इंजेक्ट किया गया माउस के अंदर ऑन डे 0 डे पर Z, followed by administration of antigen X and Y on the day 28 डे पर अब X और Y को इंजेक्ट किया गया। A second injection of antigen X was administered on day 17। अब X को दोबारा से दिया गया 70 डे पर। The antibody titer was monitored in the serum every day and the result are shown below. Which one of the following statement regarding the antibody titer in the serum is incorrect? देखिए, एंटीजन A डालने पर एंटीबॉडी के लेवल ये बढ़े, XY डालने पर एंटीबॉडी के लेवल ये बढ़ गए, और एंटीजन X डालने पर मुझे एंटीबॉडी के लेवल और बढ़ गए। तो Z स्पेसिफिक IgG विल बी हाई ऑन डे 14। इन्होंने पूछा हुआ है इनकरेक्ट। तो डे 14 पर सिर्फ Z के प्रति स्पेसिफिक हाईएस्ट पीक होगी, क्योंकि इस टाइम तक हमने और कोई एंटीजन डाला ही नहीं है। तो जो भी हम पीक दिख रही है केवल उसी के अगेंस्ट है। X स्पेसिफिक एंटीबॉडी टाइटर विल बी हाई ऑन डे 84। डे 84 पर X के अगेंस्ट एंटीबॉडी सबसे बढ़िया, ये भी ट्रू है। X स्पेसिफिक IgG विल बी हाई ऑन 42 पर भी X के स्पेसिफिक हाई है, और आप यहाँ ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे Y के अगेंस्ट भी हाई है। Y स्पेसिफिक IgG विल बी हाई ऑन 84। नहीं, अब जो ये एंटीजन X डालने पर आपको जो रिस्पॉन्स मिला है ये केवल X के बदले में मिला है। सिंपल सी बात में
अगर आपके पास इम्यूनिटी फिलहाल 0 है, आपने A+B डाला और इम्यूनिटी मिल गई, तो इस इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी मिली है, इस इम्यूनिटी में दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं, ए को पहचानने वाले भी और बी को पहचानने वाले भी। फिर इम्यूनिटी गायब होनी शुरू हो गई, भूल गया सिस्टम कि कभी कोई ए बी आया था, शांत हो गया। अब आपने अगर यहाँ पे सिर्फ बी डाला है और मुझे फिर पीक मिली है और बड़ी पीक मिली है, तो ये पीक केवल बी को पहचानने वाले एंटीबॉडी की है, ए को पहचानने वाले को नहीं, क्योंकि जो आपने उसको याद दिलाया हो केवल वो बी रिवाइज कराया आपने। तो यहाँ केवल एक्स के अगेंस्ट है, वाई के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बैक्टीरिया के पास 2 या ज़्यादा फ्लैजेला हो सकते हैं उसके दोनों एंड्स पर, तो हमसे क्या कहेंगे? एक एंड पर एक मोनोट्राइकस, दोनों एंड पर एम्फीट्राइकस और लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस। ये हम लोगों ने नाम पढ़े थे। अब यहाँ कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक फ्लैजेला होने चाहिए, या तो एक, कम ऑन, या फिर दोनों एंड्स पर। तो ऐसे केस में एक या दोनों एंड पर हम लोफोट्राइकस वर्ड लेंगे, यानी कि लोफोट्राइकस के लिए हमारे पास एक इमेज ये भी होगी और एक इमेज हमारी ये भी होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच फैमिली ऑफ वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आपको ये जब भी कभी वायरसेस के नाम आए तो आपका काम बनता है कि आप अपने वीडियो को पॉज करो और उसी टाइम फटाफट को देखो कि हर्पीस वायरस किस तरह का है, पॉक्स वायरस कैसा है। रेट्रो वायरस में तो कभी कंफ्यूजन होना ही चाहिए, रेट्रो में तो हमेशा डीएनए की जगह आरएनए होने वाला है सिंगल स्ट्रैंड। और पार्वो वायरस कुछ गिने चुने एनिमल वायरसेस में से है जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो बाकी पॉक्स का क्या है, हर्पीस का क्या है, हर ऑप्शन में जो दे रखा है वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली बिना आलस किए आपको चेक करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ट्रिपेनोमिया पैलिडियम। अब कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रखी है देखो, लेकिन कॉम्बिनेशन गायब है यहाँ पे, कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ट्रिपोनिमा पैलिडम ये एक कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का, ये एक स्पायरोचीट है, इट इज़ अ नॉन मोटाइल बैक्टीरियम, इट इज़ जनरली ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन। अब यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट क्यू एंड आर ये एक दूसरे के उल्टे हैं। स्पायरोचीट जो है वो स्पायरल फॉर्म का होता है और वो रोटेट करता करता मूवता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसे केस में वो नॉन मोटाइल होगा, तो ये मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा एक स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है। जबकि आप यहाँ देख भी रहे हो कि ऑप्शन जो है 3 दिन कॉम्बिनेशन है। तो ट्रेपोनिमा पैलिडस जो कि साइफिलिस कोज करता है और ये एक एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर कॉन्जेनिटल साइफिलिस विच इज स्प्रेड फ्रॉम मदर टू फीटस। ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा जरूरी है कि जहाँ पे घाव हो रखे हों वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में या फिर कहीं घाव के साथ में मैचअप हो ताकि ट्रांसमिशन हो सके। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन लेसन, कितने बड़ा घाव है उसके बेस पर डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा। तो अब इन सारी बातों को देख करके, और जबकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो स्पायरोचीट है, मैं डायग्राम डालना मिस कर गया उसको, लेकिन ये स्पायरोचीट ही है, तो ये है इसका ऑप्शन, ये है। और नो डाउट कि आमतौर पर ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि इनके पास टिपिकल बढ़िया वॉल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, जो द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। स्टेशनरी फेज ये था कि जब एनवायरनमेंट नहीं है सेल को और डिवाइड करने के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन एनर्जी उसने इकट्ठी कर रखी है मेटाबॉलिज्म में। तो पहली बात, अगर हम ग्राफ में नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा पहले, फिर रुका, फिर गिरता है, और ये जो प्लेट्यू है हम इसकी बात कर रहे हैं स्टेशनरी फेज की। तो राइज इन सेल नंबर स्टॉप, यस, स्टेशनरी फेज की पहचान ये है, तो पी तो हमारा ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस सबटिलिस। अब जिस बैक्टीरिया में स्पोर बनाने की एबिलिटी है, स्पोर कब बनाता है? जब एनवायरनमेंट ग्रोथ के लिए सुटेबल ना हो, जैसे कि स्टेशनरी फेज। तो फिर तो हमारे पास ये भी ट्रू है। सेल साइज इंक्रीज करेगा कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे कि ई कोलाई। भाई सेल का साइज नहीं बढ़ता है स्टेशनरी में, ना सेल का साइज बढ़ेगा ना सेल का नंबर बढ़ेगा, सब कुछ रुक जाएगा, तो ये फॉल्स है। ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया सेल्स नियरली इक्वल देयर डेथ रेट। हाँ, जितनी डेथ हो रही है उतना ही ग्रोथ रेट है, और इसीलिए ये सिस्टम फ्लैट है। फ्लैट का मतलब है ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ये एस भी ट्रू है आपका। डिक्रीज इन पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग। पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग जब होता है जब सेल फटने शुरू होते हैं, जो कि डेक्लाइन में होती हैं, या फिर तब जब सेल तेजी से ग्रो कर रही होती हैं, तो वो दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है।
तो स्टेटमेंट नंबर टी जो है वो भी आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका पी, क्यू और एस आपके आंसर थे। ये फेस दिखा रखें। शुरुआत में नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल, लोग फेस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल, स्टेशनरी फेस में प्लेट्यू आ गया है नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड डेथ रफली इक्वल। डेक्लाइन में अब डेथ रेट बढ़ गया है, बर्थ रेट कम हो गया है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लॉगरिथमिक डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ 10 की पावर्स में इंक्रीज होता है वैसे यहाँ 10 की पावर डिक्रीज होता है लिविंग बैक्टीरियल सेल का। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टेशनरी फेज कई चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एज द नंबर ऑफ माइक्रोब इंक्रीज, न्यूट्रिशन डिक्रीज, वेस्ट बिल्डअप, ऑक्सीजन बिकम डिप्लीटेड, पॉपुलेशन एंटर कर जाएगी स्टेशनरी फेज में, और इस फेज में नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल होंगी नंबर ऑफ सेल जो मर रही हैं, इसलिए आगे चीज़ बढ़ने वाली नहीं है। व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड फ्रेश मीडियम? अगर तुमने फ्रेश मीडियम ऐड किया तो क्या होगा बताओ। अगर ऐसी कंडीशन में हम फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं तो दोबारा से लॉग फेस आ जाएगा, जब तक कि फिर दोबारा पुरानी कंडीशन ना आ जाए। अगर मीडिया को रिप्लेनिश नहीं किया गया तो डिवीजन डिक्रीज हो जाएगा इस पॉइंट पर कि नई सेल आर मोर सेल डाई एंड द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स डिक्रीजेज एट अ लॉगरिथमिक रेट। सेल मरनी शुरू हो जाएंगी ज़्यादा, और अब सेल का नंबर घटना शुरू हो जाएगा लॉगरिथमिकली। इसी को आप बोलोगे डेक्लाइन और डेथ फेज। काफ़ी सारी सेल्स अंडरगो इन्वोल्यूशन, मतलब वो अजीब तरह की शक्लें लेना शुरू कर देती हैं ऐसे टाइम में, जिसकी वजह से उन्हें आइडेंटिफाई करना भी हार्ड होता है। स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म अब स्पोर बनाना शुरू कर देंगे वेजिटेटिव सेल से। कॉलोनीज ग्रोइंग ऑन सॉलिड मीडियम कंटेन ऑल फेस एट द सेम टाइम। द कॉलोनी ग्रो रैपिडली एट इट्स एज एंड सेल्स बिगन टू डाई इन द सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के सॉलिड पे जब कल्चर पे सेल ग्रो कर रही होती हैं तो किनारे वाली जो सेल्स हैं ये आपकी लॉग फेस में, और जो मिडल में यहाँ बैठी हुई सेल्स हैं ये स्टेशनरी और आपके डेथ फेस में होंगी। यहाँ ये भी याद रखना कि इस फेस के इतने बड़े हिस्से को स्टेशनरी और डेक्लाइन फेस को, इसको हम लोग आइडियो फेस भी कहते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आर करेक्ट? एंटीजन एक्टिवेटेड इफेक्टर टी सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि MSc 1 के द्वारा एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है उन टी सेल्स को जिनके सरफेस पर CD4 हो, जिन्हें आप टी हेल्पर कहते हो। और MSc 1 के द्वारा या MSc 2 के द्वारा? MSc 2 MSc 2 के द्वारा। और MSc 1 के द्वारा एंटीजन प्रेजेंट किया जा रहा है उन टी सेल्स को जिनके पास CD8 है। CD8 जिन्हें हम TC सेल कहते हैं, बाद में ये अपने आप को CTL में कन्वर्ट करती हैं और सामने वाली सेल को मार डालती हैं डेथ, परफोरेट और ग्रंजाइम के हेल्प से। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होती हैं, बात करेंगे इससे, समझाएंगे भाई तूने जो एंटीजन पकड़ रखा है खतरनाक है, मार डाल उसको। और अंदर इसके अंदर ROS, आइनोस इनको बनवाना शुरू कर देंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नाइट्रोस ऑक्सीजन स्पीशीज जो है, और अल्टीमेटली ये हैं जो बैक्टीरिया को मार डालेंगे, एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटिस करवा देंगे, या फिर ये बी सेल को डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करेंगे। CD4 सेल्स मेक कॉन्टैक्ट विद मैक्रोफेज। CD4 सेल जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो MSc 2 वाले होते हैं, और MSc 2 के केस में MSc 2 केवल APCs के पास होता है, और APC के एग्जाम्पल्स होते हैं आपके बी सेल, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल। तो मतलब पहली बात तो सही है कि CD4 पॉजिटिव सेल कॉन्टैक्ट करेंगे मैक्रोफेज से और स्टिमुलेट करेंगे उनको एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, जिसमें वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाने वाली कहानी है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। CD4 पॉजिटिव सेल मेक कॉन्टैक्ट विद बी सेल और स्टिमुलेट करेंगे डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल। अगर बी सेल अपने MSc 2 के द्वारा एंटीजन प्रेजेंट कर रही है टी हेल्पर सेल को, तो ये इसको हेल्प करती हैं बताने में बी सेल को कि आप डिफरेंशिएट करो। ये भी ट्रू है। CD8 पॉजिटिव सेल्स मेक कॉन्टैक्ट विद बी सेल, ये बी सेल से कॉन्टैक्ट नहीं करती क्योंकि इन्हें कॉन्टैक्ट करना है उन सेल से जिन सेल्स के पास MSc 1 है, और बी सेल के पास भी MSc 1 है, लेकिन बी सेल को ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकती
TC. CD8 पॉजिटिव सेल मेक कॉन्टैक्ट विद वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड किल देम. हाँ, स्टेटमेंट ये ठीक है कि CD8 पॉजिटिव उन सेल्स को जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है MSC1 के द्वारा, जो कि आमतौर पर वायरस के प्रोड्यूस एंटीजन होते हैं, उन सेल्स को डायरेक्टली मार सकती हैं CTL बन करके. तो आपके P, Q और S स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट थे. R स्टेटमेंट फॉल्स था. Which one of the following is not a principal component of innate immunity? innate immunity है जो हमें बचपन से हमें मिली है, पैदाइशी बच्चे की. म्यूकस है, डेंड्रिटिक सेल होती हैं, कॉम्प्लीमेंट भी है. मेमोरी बी सेल नहीं है. मेमोरी बी सेल बच्चे के पैदा होने के बाद डेवलप होनी शुरू होती है. तो कभी ये innate immunity का पार्ट नहीं है. आगे भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बोले कि एडल्ट इंसान के innate immunity. innate immunity की डेफिनेशन वो है कि जो स्पेसिफिक नहीं है एंटीजन के अगेंस्ट, सबके लिए एक बराबर. तो मेमोरी बी सेल ऐसे नहीं होती, वो बड़ी एंटीजन स्पेसिफिक होती है, इसलिए उसे इनेट में काउंट नहीं करोगे आप. इनेट इम्यूनिटी के मेंबर्स के रूप में एपिथेलियल बैरियर्स, इसके अलावा जो आपके माइक्रोब्स हैं आपके सरफेस के ऊपर, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है, पीएच है, ये सब भी आती हैं. फैगोसिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, कॉम्प्लीमेंट, NK सेल, ये सब के सब आपके इनेट इम्यूनिटी के हैं. विद इन फ्यू आवर्स 0 से 12 घंटे के बीच में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इनमें मेमोरी नहीं होती. दोबारा उस एजेंट के अगेंस्ट सेम वैसे ही काम करेंगे ऐसा नहीं है. अडैप्टिव इम्यूनिटी में आती हैं आपकी बी सेल्स जो बाद में एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडी बनाती हैं, या आपकी टी सेल्स जो बाद में एक्टिवेट होकर के इफेक्टर टी सेल बनाती हैं. बट इस सब काम को होने में सप्ताह भर लग जाते हैं. लेकिन हाँ, एक बार जो पहचान लिया तो उसके अगेंस्ट मेमोरी खड़ी हो जाती है. हाल फिलहाल में दोबारा आया तो उसके अगेंस्ट जल्दी से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा. यहाँ ये बता रखा है कि जब CD4 पॉजिटिव सेल्स अपने रिसेप्टर्स को पहचानती हैं तो ये साइटोकाइन छोड़ती हैं, अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, ये बनाती हैं इफेक्टर और मेमोरी. इफेक्टर काम है एक्टिवेट करना मैक्रोफेज को और बी सेल को, जबकि TC सेल अपने आप को एक्टिवेट करके CTL बन जाती हैं और ये टारगेट सेल को मार डालती हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हुई थी. जनरली TH1 बहुत तरह के फंक्शन दिखा सकती है. इंटरफ्रॉन गामा सबसे इंपॉर्टेंट था. देखो याद रखना कि APC के पास CD40 होता है और आपके T सेल के पास CD40 लाइगेंड. जब तक ये इंट्रैक्शन ना हो एक्टिवेशन पूरा नहीं होता. मतलब केवल TCR, MSC, CD4, CD8 सिर्फ इनका इंट्रैक्शन काफ़ी नहीं है, और भी कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जैसे कि CD40, CD40L. जब ये होता है तो फिर मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है इंटरफ्रॉन गामा की वजह से. गामा सिग्नलिंग करता है मैक्रोफेज को, बोलता है कि जो आपने पकड़ रखा है उसे खा जाओ, एनहांस माइक्रोबियल किलिंग. सिमिलरली इंटरफ्रॉन गामा बी सेल को एक्टिवेट करता है कि आप डिवाइड करो, एंटीबॉडीज बनाओ. वो एंटीबॉडी जो और एंटीजन से बाइंड करेंगे, ऑप्शनाइजेशन करवाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करा सकते हैं. और ऐसे ही TH1 न्यूट्रोफिल्स को भी हेल्प करते हैं, जिससे वो LT और TNF बनाते हैं. वो TNF जो न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन में काम करते हैं और ये भी माइक्रोबियल किलिंग के लिए रोल निभाती है. नोटिस करो, टी हेल्पर सेल ने खुद ने कभी नहीं मारा, दूसरों को एक्टिवेट कर रही है मरवाने के लिए, जबकि TC सेल खुद मारती है. इनमें से कौन सा साइटोकाइन एंडोजिनस पायरोजन है? अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन नहीं कह सकते इसे. पहली बार साइटोकाइन्स की इंफॉर्मेशन हर साल मॉडिफाई हो रही है. अभी 10 साल पहले हम जिस साइटोकाइन को बोलते थे कि ये ऐसा है, मालूम पड़ता वो ऐसा नहीं है, वो तो ये भी करता है. तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन है कि जब चाहे कोई भी पेपर उठा करके इन क्वेश्चन को गलत साबित कर सकता है, बशर्ते उसके पास टाइम हो धक्के खाने का. बट उन्होंने पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा एंडोजिनस पायरोजन है. एंडोजिनस पायरोजन वो होते हैं ऐसे साइटोकाइन्स या केमिकल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं और हमें बुखार कराते हैं. जब कभी कोई माइक्रोब आता है और उस माइक्रोब को हमारा इम्यून सिस्टम भिड़ तो गया उससे, बट समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, तो ऐसे केस में उस माइक्रोब को मारने के लिए एक हथियार ये भी है कि हमारे हाइपोथैलेमस को कमांड किया जाए कि पूरी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि अगर ये माइक्रोब हमारे यहाँ रहने आया है तो इसके लिए एनवायरनमेंट नहीं रखेंगे हम लोग. हाई टेम्परेचर होते ही अगर ये माइक्रोब मॉडरेट टेम्परेचर पर रहने वाला था या हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर रहने वाला था तो इसकी एक्टिविटी कमज़ोर पड़ जाती है, इसे मारना आसान हो जाता है. तो ये हमारा डिफेंस सिस्टम है. हालांकि बड़े हुए टेम्परेचर से खुद हमारी सेल पे भी नुकसान पहुंचता है, बट जब कुछ पता ना हो तो क्या कर सकते हैं. तो ऐसे केसेस में दो मॉलिक्यूल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें ये पायरोजन के रूप में काम करते हैं. एक तो है TNF अल्फा और दूसरा है इंटरल्यूकिन 1. ये दोनों मिलकर के इसी तरह काम करते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जैसे कि नाम बता रहा है,
ये सेल्स को डिफ्रेंशिएट कराने में हेल्प करता है। इंटरल्यूकिन 10 ये भी बहुत तरह की प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम करता है, कई सेल्स को एक्टिवेट करने के, लेकिन बुखार करने वाली कहानी में इसका रोल इतना अच्छा नहीं है। आपके पास ये टेबल भी है, ये है पुटेटिव इंट्रिंसिकली पायरोजेनिक साइटोकाइंस। अब जरा पुटेटिव वर्ड का मतलब निकाल लेना, इसी से समझ जाओगे कि जो मैंने तुमसे शुरुआत में बोला था। टीएनएफ अल्फा और बीटा, जिनमें से अल्फा को बोलते हैं हम लोग केकेटिन और इसको बोलते हैं लिम्फोटॉक्सिन एलटी। इंटरल्यूकिन्स में इंटरल्यूकिन आईएल अल्फा, आईएल 1 बीटा, 1 अल्फा, 2, 8 और 12। इंटरफ्रोन तीनों अल्फा बीटा गामा। GP30 के 130 के लाइगेंड्स, इसमें है आपके IL-6, IL-11, सेल्युलर न्यूट्रोफिलिक फैक्टर्स, ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर्स, ये सब इतना याद नहीं करना होता। बट अगेन कुछ साइटोकाइंस कीमोकाइंस में ग्रेन्युलोसाइट, मैक्रोफेज कॉलोनी फैक्टर्स, मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स, रेंटीज, सिंक-1, एसिडोफिलिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइड ग्रोथ फैक्टर, ये सब पाए गए हैं पायरोजेनिक साइटोकाइंस के रूप में। बट इंफॉर्मेशन पलटती रहती है। अब IL-10 को ले लो। IL-10 हम कह रहे हैं कि ये कोज नहीं करता, बुखार कोज नहीं करता। इसका काम है एसिनोफिल को ब्लॉक करना, इसका काम है मास्ट सेल को ब्लॉक करना, और इसका काम है डेंड्रिटिक सेल को ब्लॉक करना, इसका काम है IL-10 सिक्रेटरी रेगुलेटरी टी सेल को एक्टिवेट करना, और फेवरेबल मॉड्यूलेशन ऑफ IG4 टू IgE रेशियोज को इंक्रीज करना। तो ये जो काम कर रहा है अल्टीमेटली ये भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट अलग अलग सेल्स पे इसके इफेक्ट अलग अलग हैं। ऐसे TGF बीटा भी बहुत सारी सेल्स के लिए कीमोटैक्सिस की तरह काम करता है। तो काफ़ी सारी सेल्स में ये एंटीजन प्रेजेंटेशन या फेगोसाइटिक और इफेक्टर फंक्शनिंग को डाउन रेगुलेट भी करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। तो कहीं पर कुछ इफेक्ट है, कहीं पर कुछ, और जैसे जानकारी बढ़ रही है इनके रूप हमें और देखने को मिल रहे हैं। Which one of the following statement is true with regard to processing and presentation of the protein antigen? जब हम लोग प्रोटीन एंटीजन की प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, दो पाथवे हैं, एक है MSC1 के द्वारा पाथवे और एक है MSC2 के द्वारा। आमतौर पे जो कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है ऑलरेडी सेल के अंदर, उस सेल के अंदर एंटीजन के प्रोटीन को तोड़ा गया, अनफोल्ड किया गया, और टुकड़ों को फिर बाद में कुछ स्पेशल प्रोटीन की हेल्प से, जैसे कि टैप प्रोटीन की हेल्प से, उन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा गया, जहां ऑलरेडी क्लास 1 MSC के मॉलिक्यूल थे। क्लास 1 MSC के मॉलिक्यूल्स ने एंटीजन पकड़े और बाहर जाके प्रेजेंट कर दिए CD8 पॉजिटिव TC सेल्स को। कभी कभी ऐसा ही होता है कि कोई एंटीजन बाहर से आया, ये हमारी सेल के अंदर नहीं था, बाहर से आ रहा है ये एंडोसाइटिक पाथवे के द्वारा। एंडोसाइटिक वेसिकल में लाइसोसोम ने उसके टुकड़े तोड़ दिए, उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को छांट करके हम लोग एक वेसिकल्स के लेके पास आ गए, वो वेसिकल जिसमें ऑलरेडी MSC1 बना हुआ रखा है। MSC1 जो बन के आया था वो ER से बन के आया था, लेकिन वो कहीं और बाइंड ना कर जाए उसके ऊपर एक इनवेरिएंट चैन रखी गई थी। क्लिप यहाँ भी होती है। बाद में कुछ दूसरे MSC की हेल्प से, MSC-DM, DQ हेल्प से, इनमें से कोई पेप्टाइड जो बाइंड कर सकती है MSC से बाइंड कर जाएगी और प्रेजेंट करेंगे CD4 पॉजिटिव सेल को। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंटेशन वाली कहानी है MSC1 के द्वारा, इसमें पेप्टाइड को अंदर भेजने के लिए टैप प्रोटीन है, तो फिर अंदर काफ़ी सारे और दूसरे प्रोटीन है, एरैप, टेपासिन, कॉल रेटिकुलिन, कॉल नेक्सिन, बिप, ये डिफरेंट काइंड के मोलिकुलर चैपरोन्स हैं। टैप जो है ये आपका ट्रांसपोर्टर है, पेप्टाइड को अंदर पंप करने वाला, और यहीं से MSC के ऊपर चिपका जाता है पेप्टाइड को, और बाद में पेप्टाइड को प्रेजेंट करने के लिए सरफेस पर भेज देंगे। तो जो क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन एंटीजन इन क्लास 2 MSC पाथवे। प्रोटीन एंटीजन इन द साइटोसोल आर प्रोसेस्ड बाय प्रोटियोसोम। भाई देखो, क्लास 2 पाथवे में हमने पाया कि एंडोसाइटिक वेसिकल यहां से बाहर आया, अंदर आया है, ये पहले से साइटोसोल में प्रोटीन नहीं था। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई बैक्टीरिया एनगल्फ कर लिया गया। साइटोसोल में तो प्रोटीन उनके बनते हैं जैसे कि वायरसेस के, जो साइटोसोल की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए MSC1 ज़्यादातर वायरस वाले एंटीजन्स को प्रेजेंट करता है और MSC2 बैक्टीरियल को। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया।
इन द क्लास 1 एमएससी पाथवे बाहर से आया हुआ प्रोटीन एंटीजन प्रेजेंट किया जाएगा, और ये तो भाई एमएससी 2 की कहानी दिखा रहे हैं, ये भी फॉल्स है। क्लास 1 एमएससी पाथवे में ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग, जिसे हम टैप प्रोटीन कहते हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेटिंग प्रोसेसिंग पेप्टाइड जनरेटेड इन द साइटोसोल। ये बात ठीक है कि टैप नाम का प्रोटीन है जो साइटोसोल से पेप्टाइड को ईआर के अंदर डालने में काम करेगा, और ये एमएससी 1 की स्टोरी है। ट्रू। इनवेरिएंट चेन जो ईआर के अंदर है वो इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन पेप्टाइड एंड लोडिंग ऑफ एमएससी 1 की नहीं, इनवेरिएंट चेन की कहानी थी एमएससी 2 के साथ, जहां पर ये एमएससी 2 के ऊपर चिपकी रहती है ताकि एमएससी 2 यहीं किसी से ना चिपक जाए। तो एमएससी 1 और एमएससी 2 की ये पाथवेज आपको क्लियर रहनी चाहिए। इनमें से कौन सी बात ट्रू है बैक्टीरियल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस के बारे में? घर में बंदूक कौन रखता है? जिसके घर में कुछ कीमती चीज रखी हो। तो तुम्हारे घर में बंदूक है क्या? से खराब हो गई। तो बाकी सब लोगों के पास बंदूक हैं, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं? नो सर। तो क्या जो बाकी लोग बैठे हैं उनके घर में कीमती चीजें नहीं है? सर जिसे ज्यादा पैसे या जेवर मतलब कीमती तो सब होता है, बट बंदूक वो रखता है जो मारा मारी कर सकता हो। उसके लिए उसे बहुत अमीर होना या फिर बहुत गरीब होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो किराए के शूटर होते हैं, किराए के हथियार है, जो अमीर नहीं होते उनके पास ही बंदूक होती है। जो पुलिस में है उनके पास ही बंदूक है, जो आर्मी वाले हैं उनके पास ही बंदूक है। बंदूक रखने का एक अलग क्राइटेरिया है। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है और उसे अपने पैसे बचाने हैं तो उस पैसे बचाने के लिए वो बंदूक रख सकता है, लेकिन उस बंदूक को चलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो बंदूक लेगा। वरना बहुत लोग होंगे पैसे वाले जो गार्ड्स हायर कर लेंगे बट बंदूक नहीं खरीदेंगे। पॉइंट ये है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि तुम्हें नाम भी बता रहा है कि सुपर ऑक्साइड को डिसम्यूटेज करेगा, ये H2O2 को तोड़ेगा। और हमने ये पढ़ रखा है कि भाई इस तरह के एंजाइम्स ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए काम आते हैं। तो नो डाउट इस एंजाइम को उस बैक्टीरिया के पास होना चाहिए जो ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में रहता हो, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में रहेगा उससे बचने की आवश्यकता है। तो जो ऑब्लिगेट एरोब्स हैं भाई, ये तो पक्के हैं ही कि ना हवा में रहना है। जैसा आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। ऐसे ही बैक्टीरिया के पास में ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, जिसे हम लोग SOD के नाम से भी जानते हैं। जहाँ जहाँ ऑक्सीडेटिव डैमेज होंगे वहाँ ये अवेलेबल है जहाँ ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑब्लिगेट एरोब तो है ही। प्रेजेंस इन फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब कौन से होते हैं? जो एनारोबिक कंडीशन में ठीक है लेकिन एरोबिक कंडीशन को पसंद करते हैं, मतलब ये भी ऑक्सीजन में रह सकते हैं। एरो टॉलरेंट, ये भी हवा में रह सकते हैं। यानी कि जहां जहां हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, वहां बात मुझे मिल रही है। अब ये कह रहे हैं अब्सेंट इन ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स के अंदर अब्सेंट मिलेंगे, ये लाइन गलत है, क्योंकि ऑब्लिगेट एरोब्स के अंदर ये मुझे मिलने चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है, क्योंकि उन्होंने ट्रू की बात कर रखी थी। हमें लगता है कि भाई सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रेजेंट पढ़ के हमें लगता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो कोई एरोबिक कंडीशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पार्ट टाइम रहे चाहे वो फुल टाइम रहे, उसके अंदर एसओडी जरूर मिलेगा। तो ये लास्ट वाली लाइन थी कि ऑब्लिगेट एरोब के अंदर नहीं मिलेगा, ये लाइन गलत है। PQR ठीक है। अब अगर मैं इस बात को बोलूं कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज किस में नहीं मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑब्लिगेट अनारोब हो। ऑब्लिगेट अनारोब में ये एब्सेंट होंगे, क्योंकि इनमें ये एंजाइम होता ही नहीं है, इसलिए जब भी उन्हें ऑक्सीजन मिलती है वो मर जाते हैं, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वो हैं ऑब्लिगेट अनारोब, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ये आपके सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज को लेकर के और दूसरे एंजाइम्स को लेकर के, टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नीड टू बी न्यूट्रलाइज बाय एंजाइम सिस्टम, जिसमें सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज हैं, कैटालेज हैं, पेरोक्सिडेज हैं। इफ माइक्रोब डज नॉट प्रोड्यूस दिस एंजाइम, तो फिर इसको केवल एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करना चाहिए। कोई भी सेल जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एनवायरनमेंट में होगी उसके पास सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज और कैटालेज जरूर होंगे, ताकि वो बच सके ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से। खैर, हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा सा 10 मिनट का, और ब्रेक के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं।